तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसके अंदर कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज और मीन डेविएशन। इसके साथ में मैंने तुमको बीच में मेजर ऑफ, ये तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और मेजर ऑफ लोकेशन भी बता दिए थे, मतलब जो परसेंटाइल, क्वार्टाइल और ये वर्ड्स भी बताए थे बीच में। एक लाइन में मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगी वो सुनने के लिए, क्योंकि वो भी इसके साथ ही है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये वर्ड रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, लेकिन इसी वर्ड से साथ ही सिमिलर से ही लगते हैं, इसलिए साथ पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूजन खत्म होता है, उल्टा ज़्यादा समझ आ जाते हैं अकेले पढ़ने से। तो रेंज क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी वैल्यू थी, वैल्यू मतलब डेटा, डेटा मतलब कि इसको मैं एग्जांपल से बताऊं तो एक लास्ट में जो न्यूमेरिकल दिखाऊंगी उससे और समझ में आएगा। कोई भी डेटा समझ लो कि भाई कैसा भी डेटा था कि भाई 9 से लेकर 22 तक ऐसे करके, और ये मैंने लिखा 21, 22, 23, 24, 25, 26 साइड जो भी लिखा हुआ बीच में, तो जो उसकी लोएस्ट वैल्यू और जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है उसका आपस में माइनस कर दो, तो उसे कहते हैं उसको रेंज को कैलकुलेट करना। तो अगर इसको मैं बोलूँ तो इसका जो माइनस करने पे आएगा कि भाई लोएस्ट अगर मैं 9 बोल रही हूँ और हाईएस्ट अगर 22 बोल रही हूँ, तो माइनस करने पे इसका क्या आएगा, 10, 11, 13 आएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये होती है रेंज को कैलकुलेट किया गया, किसी भी रेंज हम कहते हैं नॉर्मल रेंज। तो उसको उस वर्ड से सोचो, बीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। ठीक है, 120, 80 ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट की और लोएस्ट की बोले, लोएस्ट बोलो 80 जी, उसको हाईएस्ट बोलो 120 जी। अब तुम कह रहे हो कि कई जगह 140 भी हो रहा है जी। ठीक है, तो लेकिन ये रेंज कहाँ से निकाली होगी, जो नॉर्मल रेंज, मतलब ये दी कैसी गई होगी, इन्हीं जो हम मेथड सीख रहे हैं इन्हीं का ही कोई रूप था, उसी से ही ये ऐसे चीज़ें आई हैं। बहुत सारे लोगों का नापा गया और उसका मीन निकाला गया कि भाई बहुत सारे लोगों का, कि हजारों में लाखों में लोगों का बीपी नोट किया गया, उसका वो सारे लोगों का मीन निकाल के, और उस मीन के साथ में एक रेंज देखी गई कि भाई इसमें देखा जाएगा कि इसका ज़्यादातर लोगों को वो प्रॉब्लम किस रेंज में वाले लोगों को नहीं हो रही है, तो उन्होंने देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये रेंज हमारी नॉर्मल रेंज हो गई। तो ये वर्ड हमारे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, लेकिन होती क्या है, किसी भी चीज़ की लोएस्ट और हाईएस्ट जो लिमिट होती है वो उसको कहते हैं कि 9 से 12 का है मेरा रेंज है, ऐसे कहते हैं कि भाई 80 से 120 का नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि रेंज की कैलकुलेशन की कैलकुलेट करके बताओ कि कितने पॉइंट्स का है, तो हम कहते हैं 120 में से 80 माइनस करो जी, तो ये आगे 40, तो 40 की कैलकुलेटर रेंज है, ऐसे करें ये वाली। तो इस तरीके से ये वर्ड यूज होने वाला है इंटरक्वार्टाइल रेंज, कि भाई अभी किसी हम क्या क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी डेटा के फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। लेकिन इतना समझ लेने से हमें ये नहीं पता चलता कि इसके जो बीच के पॉइंट्स हैं वो कैसे से हैं, कि अपने बारे में क्या हमें क्या हेल्प कर सकते हैं डेटा को समझने में। तो इसलिए और पॉइंट्स और तरीके के वर्ड्स और तरीके की रेंजेस को डेवलप करने की कोशिश करेगी, किसी और तरीके से बात समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक मिडिल पॉइंट जो हम मीडियन से निकालते हैं, या अगर इसका डेटा सही है तो मतलब मीन से भी हमें पता चल रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम पता कर रहे थे, सेंट्रल टेंडेंसी की 3 चीजें हम पता करके थे, मीन, मीडियन और मोड। ये चीजें हम तीन चीजें पता करने के बाद चौथी चीज हम पता कर रहे हैं रेंज। ठीक है, और 5वीं चीज हम पता कर रहे हैं कि भाई अगर ये तो पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, ये पता नहीं फर्स्ट मिडल और लास्ट ये पॉइंट पता चल गए, कि अगर इसके 2 पॉइंट्स और पता चल जाए इनके, तो हम इस डेटा के बारे में और जानकारी बता सकते हैं, ऐसे करके। तो ये जो है, ये जो पॉइंट्स, जो ये वाला पॉइंट है इसे कहते हैं Q1, सेंटर पॉइंट है इसे कहते हैं Q2, और ये जो पॉइंट है ये Q3, इसे कहते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज, जो कि डेटा को 1, 2, 3 और 4 भाग में डिवाइड करता है। इसको कहते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब ऐसा कुछ उसने करके दिया होगा, तो कहीं जहां इसका यूज केस है, जहां पे वो डेटा हमारा उस तरीके का डिमांड मांगता है कि भाई हमें ये डेटा मुझे 4 भाग में अगर डिवाइड करके उस डेटा के बारे में ज्यादा जानकारी आती है, तो वहां ये यूज होगा। तो ये जो Q1, Q2, Q3 है, इसे हम कहते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज के बारे में बोला जाता है। ये सेमी क्वार्टाइल रेंज भी बोला, इसको कई जगह लिखा गया कहीं पे। तो इंटरक्वार्टाइल ज्यादातर वर्ड इसका ये है इसके अंदर। तो इसका कैलकुलेट, अब इसको कहते हैं रेंज क्या है, इंटरक्वार्टाइल वेरिएबल, इसे कहते हैं द रेंज ऑफ वेरिएबल बिटवीन 2 क्वार्टाइल्स इज कॉल्ड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। 2 क्वार्टाइल्स कौन से, क्वार्टाइल Q1 और क्वार्टाइल Q3।
तो Q3 माइनस Q1 ये जो रेंज होगी ये वाली इसके बारे में बात हो रही है इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो Q3 माइनस Q1 जो होगी इसे कहते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। रेंज यहां से लेकर यहां तक ये वाली है रेंज, इसके बीच वाला पोर्शन है इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब ये होती क्या है, ये 25% पे होता है पॉइंट और ये 75% पे होता है, तो ऑलमोस्ट बीच का जो 50% डेटा है उसके बारे में बात होती है। ठीक है, अब आ गया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब ये 2 पॉइंट्स पता करने के बाद, ये जो 3 पॉइंट सेंटर टेंडेंसी की पता करने के बाद, फिर हमने रेंज पता करने के बाद और IQR बोलते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज पता करने के बाद पता चला कि भाई अभी भी पूरी डेटा के बारे में नई जानकारी पता लग रही, तो उन्होंने अगला मेथड निकाला। अगला मेथड है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब अगर कोई सेंटर से, हाँ बेटा पूछो। यस, कि जो डेटा का ये अभी जो तुम लिखोगे कि इसके अंदर कि एक जो Q1 होता है वो 25 पे आता है और Q3 होता है वो 75 पे आता है, तभी तुम ये फिक्स पॉइंट ढूंढ लिए गए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है तो ऑलरेडी फिक्स ही है, डेटा हमको दे ही रहा है। अब बीच में हमको फिक्सेशन देनी पड़ेगी, तभी हम, मेरे लिए वो अलग हो जाए तेरे लिए वो अलग हो जाए, तो फिर नए ऐसे पॉइंट्स को हम पता करके भी क्या ही कर लेंगे। ये तो अलग अलग दो लोगों की अलग अलग भाषा हो गई, दोनों की सेम भाषा तो बने तब हम एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे। तो मैं इसको कुछ और बोल रही हूं और तुम उसको कुछ और बोल रहे हो, तो उसको फिक्स किया जाता है कि भाई यूनिवर्सली इसको यही समझना कि अगर इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात कहीं लिखी गई है तो वो 25 से 75 के बीच की बात लिखी गई होगी। ठीक है, इसलिए तो अब ये जो सारी कहानी है ना, ये इसमें दिखता है कि ये मैथ्स है, लेकिन मैथ्स को इस तरीके से यूज किया गया है कि उसका मैसेज कन्वे हो सामने वाले को। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत घपला होता है। घपला मतलब जो आगे की बात मैं कर रही हूं कि भाई इसके अंदर क्या, जैसे मैथ्स होती है, कुछ मैथ्स के फंडे उठाओ, कुछ मैथ्स उसमें यूज करो, और मैथ्स क्या कहता है कि भाई 2 दूनी 4 ही होता है जी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, इसके अंदर कोई चेंज नहीं ले आ सकते। ठीक है, लेकिन स्टैट्स क्या कहती है कि अगर 2 को स्क्वायर करने से मेरा 4 आता है ना, तो मैं 2 इंटू 2 वाली जो बात कहीं लिखनी है, या 2 को किसी और तरीके से मेरा 4 बनता है तो मैं उस तरीके से 4 बना लूंगा, मुझे 2 इंटू 2 करने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे वो रिजल्ट चाहिए, अब वो किससे शॉर्टेस्ट तरीके से वो आ सकता है, मैं वो करूंगा ऐसे करके। ठीक है, तो क्या करना है कि उसको समझाना है। स्टैट्स का ये है जो मेरे पास अवेलेबल है, मुझे ऐसी लैंग्वेज क्रिएट करनी है, मुझे मैथ्स ऐसे यूज करनी है, मुझे कोई लॉजिक ऐसा यूज करना है, मुझे ऐसी एक्सप्लेनेशन यूज करनी है, बहुत कुछ यूज करना है जिससे मेरे को ये चीज अचीव हो जाए। और इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ अगर डलता है तो डल जाए, लेकिन मेरे को ये अचीव हो जाए, इस तरीके से अचीव हो जाए, क्योंकि सारी दुनिया को मैथ नहीं आती है, इस तरीके से अचीव हो जाए कि वो इजी हो, हर कोई उसको अटेम्प्ट कर सके, करने में भी और सामने वाला भी समझ सके, सीखने वाला भी। तो इसलिए तुम ये देखोगे कि बहुत जगह जो इसकी कैलकुलेशंस हैं उसमें जो आंसर आता है उसमें पॉइंट्स का फर्क, इधर उधर का फर्क होता है। 2-3 मेथड बनाए गए तो दोनों में थोड़ा बहुत पॉइंट्स में फर्क है, इधर उधर जो चलता है, इतना कि बात तो समझ आई ना, मोटे तौर पे बात समझ आ रही है, वो वाली बात होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये स्टैट्स में कभी भी कैलकुलेशन का जो एरिया होता है, जब तक एक पॉइंट नहीं आएगा उस पॉइंट तक ऑलमोस्ट चलता है ये वाला। कुछ पॉइंट जो उन्होंने फिक्स कर दिए, जैसे ये कि समझाने के लिए अब ये तो फिक्स करनी पड़ेंगी ये चीजें। ठीक है, हाँ अंजलि पूछ, हाथ खड़ा किया हुआ। अच्छा हाँ उसमें, अच्छा किसी और का भी है क्या? ठीक है, उसके बाद में अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब कि अब उन्होंने सोचा कि भाई मैंने 2 काम नामकरण तो कर दिया, लेकिन इससे भी जो मैं चाहता हूं वो काम होता नहीं है। मतलब कि भाई ये 4 पॉइंट्स, ये 1 पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 के बाद ये बीच वाला काफी ऐसा डेटा है जिसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं मिलती, कुछ गड़बड़ है, तो मुझे कुछ और वर्ड दो। ऐसा कुछ तरीका बनाओ कि भाई हर एक इसके बीच के, अगर यहां से लेकर यहां तक, जैसे मैंने बोला कि 13 की रेंज है ये, लगभग यहां से लेकर यहां तक 13 है, और 13 जरूरी थोड़ा ना कि 9 से 22 सारे एक ही पॉइंट थे। मतलब एक ही बार 9 आया, एक ही बार 10 आया, एक ही बार 11 आया, एक ही बार 12 आया, ऐसे ऐसे करते सब कुछ 22 तक एक ही बार आया, ऐसा तो है नहीं। तो कोई चीजें 2 बार भी आई होंगी, कोई 3 बार भी आई होंगी, ऐसे करके। तो मुझे उस डेटा के बारे में समझ कैसे आएगा, मतलब उसके बारे में, या मैं किसी और कैसे समझाऊंगा। इस तरीके से जो वर्ड्स यूज करने के लिए कि भाई इसका मतलब कुछ ऐसा तरीका बनाओ कि सारे डेटा पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएं,
उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। तो वहां तक डेटा पॉइंट तक पहुंचने के लिए इन्होंने तरीका बनाया कि जब हमको सेंटर पता है, ठीक है, सेंटर पता है, तो इस सेंटर से अगर हर एक डेटा पॉइंट का मैं डिस्टेंस निकाल लूं, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का, इस साइड वाले तो इससे कम होंगे तो माइनस में आएंगे, इस साइड इसके प्लस होंगे, तो उन सारे डेटा पॉइंट्स का अगर मैं टोटल कर दूं, सम कर दूं, जैसे कहते हैं सिग्मा लगा दूं, तो सारा डिस्टेंस मतलब हर एक पार्टी, हर डेटा पॉइंट की इन्वॉल्वमेंट आ गई एक, तो उसके अंदर कुछ यहां तो 1 2 3 4 5 डेटा पॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट आई, मतलब यहां का पॉइंट था 9, यहां का पॉइंट था 22 एंड, और कोई इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालिए, मानिए 15 है, 15, और यहाँ का कोई इसका जो अगर 25% पे बोलो तो आई थिंक इसका कोई आएगा 11, और 75% पे शायद इसका आएगा कोई 18। तो ये 9 11 15 18 और 22, ये तो 5 ही पॉइंट पता चले, बाकियों का क्या करूं मैं, कि उसमें है या कुछ नहीं है, कुछ समथिंग है ना। और इसकी कि भाई इसके बीच के जो डाटा पॉइंट्स हैं, इसके बीच का कि 18 से 11 का बीच का थोड़ा डाटा पॉइंट फिर भी पता लग गया, लेकिन अभी भी ये साइलेंट है मामला, ऐसे करके। तो और पता करने के लिए कि एक एक डाटा पॉइंट की अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो मैं शायद उस डेटा के बारे में कुछ और अच्छा सा एनालिसिस करता हूं। तो ये इन्होंने किया मीन डेविएशन में। मीन डेविएशन में क्या करने के लिए कि मीन पता कर लिया, पहले तो निकालो मीन, और मीन से एक एक डाटा पॉइंट जो उसका है उसका डिस्टेंस पता करो, और डिस्टेंस पता करने के लिए सारा डिस्टेंस जोड़ दो। अब जो भी तुम सारा डिस्टेंस जोड़ोगे उसके अंदर जैसे ये कि पहले तो ये जैसे ये है एग्जाम्पल में कि एक ये है, अब इसका मुझे मीन डेविएशन निकालना है, तो इसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले उसका मीन निकालना पड़ेगा, क्यों, एक सेंटर पॉइंट पता करना पड़ेगा ना। उसके बाद डेविएशन, डेविएशन मतलब कितना डेविएट किया हुआ है, कितना तुम अपने जगह से हिले हुए, मतलब मीन से कितने दूर हो, डेविएट कर रहे हो, एक तरीके से हिल गए हो, ऐसे करके तुम यहाँ खड़े हो तो तुम मीन से कितनी दूर खड़े हो, ऐसे वाली बात होती है। ऐसे वाले अगर तुम यहाँ खड़े हो तो मीन से कितनी दूर खड़े हो, ऐसे करके, तो उसे कहते हैं डेविएशन। तो अब ये क्या है कि जब मैं सारे डेटा पॉइंट्स को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ तो सारे डेटा पॉइंट्स को मैंने इन्वॉल्व कर लिया, हर एक का मैंने सेंटर से मैंने डिस्टेंस भी पता कर लिया। लेकिन इससे फायदा क्या, सारा डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर कोई चीज तो 9 है, इतना बड़ा डिस्टेंस पे है, कोई चीज इससे कम डिस्टेंस पे है, मतलब सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे थोड़ा ना खड़े हैं कि वही सी सर्कल थोड़ी ना है, ये गोल सर्कल थोड़ी ना है कि एक सेंटर पॉइंट जो है उसके अराउंड हर एक जो डेटा पॉइंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब कि मैं अगर कोई डिस्टेंस पता भी कर लूं, मान लिया मैंने ये डिस्टेंस पता कर लिया होता, जैसे हम रेडियस निकालते हैं सर्कल में, कि भाई ये पता हो जाता तो मुझे पता है कि हर एक डेटा पॉइंट उस पॉइंट से इतनी बराबर दूरी पर ही होगा, तो ये एक डिस्टेंस निकालने के बाद मेरे सारों का काम हो जाता है। लेकिन पंगा तो ऐसा है कि भाई हम ही सर्कल में नहीं खड़े, कोई चीज बहुत दूर है, कोई चीज बहुत पास है मीडियन के, तो क्या किया जाएगा कि अब इसके बारे में या इसके बारे में जानकारी कैसे निकाली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो इतना तो नहीं पता कर सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज तो निकाल सकते हैं ना, इन दोनों का एवरेज तो निकाल सकते हैं, इन दोनों का मैं एवरेज निकालूं तो ऑन एन एवरेज ये इसके अंदर खड़े थे, बस ये समझ लो। तो इन्होंने कहा कि जब सब सारों की सच्चाई नहीं पता कर सकती तो मैक्सिमम क्या पता कर सकते हैं, मैक्सिमम एक एवरेज पता कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सारा डिस्टेंस जो इस साइड का था या इस साइड का था, हर एक डेटा पॉइंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद में उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ से, कितने नंबर ऑफ पीपल थे, कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, तो ऑन एन एवरेज एक डेटा निकल आता है कि एक ऑन एन एवरेज इतनी दूर थे, या इसका क्या जो भी इसका इन्फ्रेंस उसका उन्होंने उसका निकालना, उसका कोई जो भी मतलब निकालना उसके अंदर, तो इस तरीके से वो निकालते हैं। तो इसे कहते हैं मीन डेविएशन, ऐसे करने का। इसको करने का सिंपल से सीधे से एग्जाम्पल्स भी जो तुम पढ़ोगे कि भाई सिंपल से तरीके थे और कुछ नहीं था कि भाई एक एक डेटा पॉइंट निकालो, और ये रहा कि ये डेटा पॉइंट्स है, उसका मीन से कितना दूर है वो निकाला, और सारा डेटा पॉइंट्स को प्लस माइनस इसकी साइन हट जाते हैं, और क्योंकि अगर एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है और तुम वो करने लग जाओ उसका क्या हो गया, जोड़ करने लग जाओ तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए कि भाई ये सारा डिस्टेंस अगर 0 ही आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुमने मीन से डेविएट करो ना, एक सेकंड तो आएगा इसमें, ठीक है। समथिंग इज अबाउट दिस, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या मतलब इसका क्या मतलब है, इसको और अच्छे से समझने के लिए कि जैसे मैंने इसको ये लगा दिया कि भाई मीन था इसमें 15, ये जो डेटा है इसके डेटा पॉइंट को मैंने क्या किया, पहले अरेंज किया। अरे यार ये डिस्टर्ब करता है, एक सेकंड रुको, मैं इसको दोबारा क्लोज करके बनाऊंगा।
तो इसके अंदर कि दोबारा से उसका एग्जांपल देखते हैं कि मैंने एक डेटा जो दे रखा है उसको पहले तो असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाओगे तभी चलेगा काम, वरना कैसे कैसे तो समझ आएगा उसका मतलब स्केल। अगर तुमको ग्राफ पे डालना है तो ग्राफ पे तो एक 9 से 12 का डालना पड़ेगा ना, तो और जो डेटा होता है वो रैंडम होता है ऐसे करके। तो अब ये डेटा है जैसे था, अब ये डेटा ये ऐसे ही पड़ा है, अनग्रुप डेटा है और डिस्क्रीट फॉर्म में पड़ा है। तो इसका तुम कैसे इसका मतलब निकालने के लिए पहले तो इसका मीन तो निकाल ही लिया है इसको अरेंज करके, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसका जो मीन कैलकुलेट करने के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग में डालना जरूरी नहीं होता। मीन निकालने के लिए तो टोटल इसको करके डिवाइड ही कर दिया, ऐसे ही मीन डिवीजन निकालने के लिए इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में निकालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने क्यों किया, क्योंकि इसको ग्राफ पे डालना है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है, क्यों, क्योंकि मुझे उसका ग्राफ बनाना है इस वजह से। तो इसलिए कि मुझे पता चले तो शुरू कहां से करना है और खत्म कहां पे करना है मुझे, तो इस चक्कर में मैंने इसका असेंडिंग डिसेंडिंग में डाला है। वरना कैलकुलेट करते हुए टेबल के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको सीधा लिखना है और उसके बाद जो मीन आया है तो तुमने मीन निकाला है उससे हर चीज को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, मतलब क्योंकि एक सेंटर हमने पता किया है और सेंटर से पता करना है ये क्या करने के लिए कि भाई मीन आया मेरा 15 आया ये मेरा ये सेंटर। अब उससे 13 कितना दूर है, तो कैसे पता करेंगे 13 कितना दूर है, तो ये आएगा x वाली वैल्यू 13 माइनस m है 15, तो इससे पता चलेगा कितनी वैल्यू है -2 दूर है। ऐसे अब ये 12 कितना दूर है -3 दूर है, और 12 दो वैल्यूज थी तो मैंने 2 बार लिखी ऐसे करके। ये 10 कितना दूर है, ये कितना दूर है, ऐसे करके। ये तो सारे माइनसेस वाली साइड होगी। अब ये प्लसेस वाली साइड 17 कितना दूर है, 2 बार 17 है। और ये कितना दूर है 19 कितना दूर है, 20 कितना दूर है, ऐसे करके। ये सारी इस वैल्यूज के इस वैल्यूज का है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्राफ। अगर तुम ऐसे ध्यान से देखो ये और ये यहाँ तक आ रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ तक आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये वैल्यूज कितनी दूर है, तो ये सारा हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब इस सारे डिस्टेंस को अगर तुम जोड़ना चाहो तो माइनस प्लस और ये जो इसमें लिखा है इसने, अगर इसको यहाँ पे तुम टोटल करो ना इस सबका, तो माइनस प्लस कैंसिल होकर ये इसका टोटल 0 हो जाता है। तो अब तो 0 ही हो गया, तो मेरा डिस्टेंस तो मुझे कुछ खास समझ ही नहीं आ रहा, ऑन एन एवरेज डिस्टेंस कैसे निकालूंगी। तो उसके लिए क्या करना होगा कि भाई अब इन्होंने मेथड निकाला कि भाई इसके माइनसेस को भूल जाओ, माइनस प्लस को छोड़ दो। उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू करना, कि भाई ये जो मैं निकाला था x माइनस m, इसको बोला गया डी बोल दो, जो डिस्टेंस बोल दो एक तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या किया, जब माइनस प्लसेस अगर लगे रहते हैं तो मेरे तो गड़बड़ करते हैं जोड़ में, तो मैं इसके सारे माइनस प्लसेस को गायब कर दूंगा। इसको जो आसपास ये निशान लगता है इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कर देना, उसको माइनस प्लसेस को इग्नोर कर देना। तो सारी वैल्यूज लिखी गई, इसका टोटल कर दिया इसका। तो अब ये ऑन ए टोटल मतलब ऑन ए टोटल यहां से ये सारा जो सामान था और ऑन ए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया इस सेंटर से, इस सेंटर से। अब डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, तो 3.45 ऑन एन एवरेज 3.45 इधर 3.45 इधर, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 15 प्लस 3.45 और 15 माइनस 3.45, तो ये कितना होता है 15 16 17 18 18.345 18.45 और इसको माइनस करते हैं तो आई थिंक ये कितना आता है समथिंग 11 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा या 12 निकलेगा, समथिंग 11 पॉइंट मान लिया, 11.55 मान लिया ऐसे करके। तो 11 पॉइंट अब कहाँ है, ये 13 और ये हो गया 11, यहाँ पे आना चाहिए 11, तो ये आएगा यहाँ पे 11.45 कुछ यहाँ से लेकर, और ये बोल रहा है 18.45, तो 18 लगभग 18 ये, तो ये रहा ये 18.45, ये इतना बड़ा जो एरिया है ऑन एन एवरेज मेरा लगभग डेटा इसके अंदर है। और तुम देख रही हो कि सच में है भी मैक्सिमम डेटा, कुछ जो इससे बाहर रह गया चलो ऑन एन एवरेज उसने कवर कर लिया, क्योंकि कोई चीज तो बहुत पास भी तो है, ये बहुत पास वाली है, ये तो सच ही नहीं है, और बहुत दूर वाली ने इसने एक ऑलमोस्ट कवर हो गया। तो ये जो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ रह गई थी, तो ऑन एन एवरेज इसने कहा कि सारे डेटा पॉइंट्स ऑन एन एवरेज मेरी इसी में आते हैं, तो ऑलमोस्ट ये बात सही हो जाती है कुछ हद तक उसके अंदर, ठीक है। तो ये निकला मीन डेविएशन का टोटल। इसका फायदा क्या हुआ कि तुमने ऑलमोस्ट हर डेटा के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया कि भाई इतना ही है।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यहां तक समझ आया, यहां तक चल सकता है, ये 2 बार बता दिया मैंने। अभी भी क्लियर हुआ, डिस्टेंस क्लियर हुआ, चेतना का तो पहले भी था, बाकी बताओ। और बताओ और बताओ और बताओ। नहीं है तो हाँ ठीक है, 12 लोग हैं, 12 लोगों में से एटलीस्ट मुझे 10 लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए कि नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस बता देती हूँ इसके अंदर, क्योंकि यही चीज आगे यूज होने वाली है। बाकी लोग होश में हो, यहीं पे हो, कहाँ हो? 2 ही लोगों के हाथ खड़े हैं, एक तीसरे का आवाज आई हाँ। बाकी 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 हाथ खड़ा करो जिसको समझ आ गया। हाथ खड़ा कर दो बस। हाँ सबका 6 लोगों का हाथ खड़ा है, बाकी नहीं आया समझ? सात लोगों का हाथ, अदिति का भी आ गया। अदिति, रोमा, तरुण, अंजलि, नेहा, रूबल, आशना, और कौन आया? चेतना। 8 लोगों का। बाकी बचे, क्या हुआ पूछो, क्या नहीं आया? बाकी दो तीन लोग बचे, रख दो, वापस नीचे कर लो लोअर। क्या समझ नहीं आया? अपने क्वेश्चन को छोटा मत समझना, नहीं आया नहीं आया, पूछो तीनों चारों। क्या पता इनको भी ना पता हो जिनको समझ आ गया। क्या समझ नहीं आया? बोलो बोलो, बोले बिना नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू, जब उनके माइनसेस प्लसेस को डिलीट कर दो, एक तरीके से भूल जाओ कि उसमें माइनस प्लस लगा हुआ है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। जैसे यहां लिखा हुआ है -2, असलियत में तो यही है ना कि 15 माइनस हम 15 से 13 माइनस 15 कर रहे हैं तो -2 आता है, ये वाली चीज है ना। ऐसे करके 13 में से 15 घटाओगे तो -2 आना चाहिए। लेकिन जब इसका मैं टोटलिंग करने की कोशिश करती हूँ तो ये मेरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं इसकी माइनस को हटा देती हूँ, सिंपल इसके सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही लिखी जाती है, एक तरीके से बोला जाए तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज बोल दी जाए, माइनस को हटा दिया जाए तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। और पूछो। क्योंकि जो नेक्स्ट बात है वो बिल्कुल इसी स्टेप का नेक्स्ट स्टेप है, ये भी नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप तो आने वाला नहीं है। या समझ, कुछ भी समझ नहीं आ सकता, मतलब ऐसा मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन थे ना, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आते थे, अरे ये सिग्मा, इसको ऐसे ये क्या लिखा है, इसको क्या कहते हैं, मतलब ये क्या चीज है, ये ईसा बना दिया, ये गंदा सा ईसा क्यों बना दिया, इसका क्या मतलब है? मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आता था, ये क्या क्या कहाँ लगा रखा है, इसका बोलते रहते हैं सिग्मा 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 सिग्मा। सिग्मा क्या चीज होती है? टोटल करना तो सम लिख देते ना, तो यहाँ लिख देते हैं या क्या ये वर्ड से लगा रखा है, इसकी जगह टोटल लिख दो ना, टोटल देश, ये वर्ड लगाने की क्या जरूरत है, ये वाला। मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन होते थे। लेकिन ओवर द टाइम मुझे वो बात समझ में आई कि भाई जब हम वर्ड्स में लिखते हैं टोटल लिखना, ये हर किसी को समझ में आ जाएगा, लेकिन स्पेस नहीं है उस चीज में, तो इन्होंने इस टोटल वर्ड का एक कोड वर्ड बना दिया है सिग्मा। सबमिशन, इसका वर्ड है सबमिशन, ऐसे करके। तो इसका मुझे ओवर द टाइम आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को मतलब उसको छोटा मत बनाना अपने दिमाग में, यार ये क्या ही चीज है। चलो बाद में पूछ लेना, नहीं अभी पूछना तो। हाँ तो पूछ। हाँ देखो कैसे निकालोगे मीडियन, मीडियन क्या चीज होती है? अब इससे हाँ, तो मीडियन से ग्राफ पे सोच के देख, मीडियन क्या चीज थी कि वो वैल्यू जो डेटा को 50% इधर और 50% इधर बांट देती, मीडियन। ठीक है, जो हमारा मीन आया है वो जरूरी है कि भाई बिल्कुल सेंटर ही आएगा, मतलब जो एवरेज वैल्यू हमने देखी है कि हाँ वो ऑन एन एवरेज तो वो सही आना चाहिए एक तरीके से। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई थी, अगर एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे आ गया 200,
तो एवरेज घिसक गया ना, इधर आ जाएगा, लेकिन मीडियन नहीं खिसकेगा। यस, हाँ, वो उस डेटा के लिए जहां ये पंगा ऐसा हो कि भाई दो दो हाँ, हमारा डेटा के अंदर अगर हमारी एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से हमारा एवरेज टेढ़ा पड़ गया और वो असली डेटा के सेंटर में नहीं है, ठीक है। अब इसकी, हाँ, उस केस में हम, अब हमको सेंटर चाहिए ना, हम ये मीन क्यों निकाल रहे हैं, मीन से डेविएशन क्यों निकाल रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक सेंटर पॉइंट है जिसके आसपास जो डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट ये जीरो आने वाला है, इधर माइनसेस और इतने प्लसेस करने के बाद ऑलमोस्ट जीरो आने वाला है। लेकिन अगर हमारा यही साइड में हो गया तो एक साइड तो ज्यादा डिस्टेंस है माइनसेस वाला और इधर वाला प्लस वाला कम डिस्टेंस रह जाएगा, तो ये तो मीन डेविएशन यहां तो गड़बड़ पड़ जाएगी, है ना। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट जब कोई मतलब इसके अंदर जब हम करेंगे कैलकुलेट, तो जो हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो डेटा होता है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, इतना कि भी सेंटर में उसका मीन आ रहा होता है, इसलिए इसको मीन डेविएशन बोला जाता है। रेयर मतलब कम डेटा ऐसा होता है जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, बहुत ओवर, अगर तुम 1000 एक्सपेरिमेंट्स देखोगे तो उसमें बहुत कम ऐसी जगह होगा कि जब एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से तुम्हारा डेटा डिस्टॉर्टेड हो गया, बिगड़ गया। कैसे, प्रैक्टिकली पूछो कि भाई तुमने 1000 लोगों का बीपी नोट किया है ना, तो एक रेंज के अंदर होगा ना कि भाई क्या रेंज आ जाएगी, भाई मिनिमम मान लिया कि तुम, हमारा एक 80 से लेकर 120 का एक रेंज होता है, नॉर्मल का रेंज है। हम पेशेंट्स का नापने लग गए, पेशेंट्स का, और हमने देखा कि भाई हम मतलब बिफोर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जो मैंने कल भी एग्जांपल दिखाया था कि भाई ट्रीटमेंट से पहले मैं उन लोगों का बीपी नाप रही हूं, तो मेरे पास आए क्यों है, मतलब किसी का यहाँ पे जो वैल्यू हो रही होगी तो 80-120 नहीं हो रही होगी, तो किसी का आएगा 90 आ रहा होगा, किसी का उसके अंदर 140 आ सकता है, किसी का 180 भी आ सकता है, किसी का 200 पहुंचा हुआ है, पर क्या किसी का 250 और किसी का 280 पहुंचा होगा, ऐसा तो, हाँ, वो लेकिन कितने होंगे, एक आधा का होगा ना कोई, 1000, हाँ, 1000 लोगों में से, हाँ हाँ, कि भाई ये है कि अगर तुम्हारे केस में ऐसा हुआ है तो एक तो तुम्हारा दोबारा चेक करोगे तुम उसके अंदर कि भाई ये 250 और ये 280 तक पहुंचा और ये मेरे पास जिंदा पहुंच गया है, ठीक है, जो आराम से बैठा है। हाँ, तो ये केसेस होंगे उनमें तुम देखोगे कि भाई ये तो एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही 55 और ये 40 वाला भी कोई तुम्हारे पास आ गया हो इधर भी, है ना। तो तुम, अगर तुम्हारा इस साइड भी एक्सट्रीम है, हाँ, इस साइड भी एक्सट्रीम है और इस साइड भी एक्सट्रीम ही है, तो तुम तो फिर भी बैलेंस में हो, है ना। अगर एक ही साइड है कि यहाँ तो 90 ही आया था, मान लिया कि चलो यहाँ पे 80 था या इससे भी कम, मान लिया कि ऑलमोस्ट 60 तक सारे डेटा हो गया था, लेकिन 100-280 चला गया, हाँ, तो रियल जो डेटा होता है तब तुम देखोगे तो उसका ऑलमोस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट जो उसका सारा आंसर होता है वो सेंटर के अराउंड मीन ऑलमोस्ट उसका सेंटर में हो रहा होता है। रेयर केसेस में ये गड़बड़ हो सकती है, तब हम मीडियन से ले लेंगे, रेयर केसेस की बात होती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, और कोई पूछो, कोई और, इसलिए कह रही हूँ इसके साथ, इसलिए तुमको मैं टाइम देती हूँ कि तुम बुक पढ़ लो, एक बुक से रेफर कर रहे हो, दूसरी बुक से रेफर कर लो, पढ़ लो, क्योंकि कम कंसेप्ट्स करेंगे, लेकिन तुमने अगर बुक के साथ किया तो तभी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे दिमाग में, वरना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और सीधा सीधा मैं बताती रहूंगी तो उसका कोई फायदा भी नहीं, मतलब मुझे तो आता ही है ना, मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ एक तरीके से, बात कर रही हूँ मैं, इसको 4 बार रिपीट कर लूँ, 5 बार रिपीट करूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर है। तुम उसको जब तक एक आधी किताब से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि कई बारी चीज विजुअली देखने में, ये विजुअलाइजेशन तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये बस एक किसी टीचर्स ने मुझे समझाया, बहुत टीचर्स के बाद में, और मेरे को लगा ये इतना इजी था, ये तो किसी बुक में इसमें लिखा क्यों नहीं हुआ, नेट पे भी नहीं देखा मैंने, तो ये बहुत ईजी है इस तरीके से समझना इस मीन डेविएशन को, यहाँ पे गलती नहीं होती। इसके बाद जब से मैंने ये देखा ना, मेरे दिमाग में फिक्स हो गया, उसके बाद तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है कि अच्छा मीन डेविएशन, वरना मैं बुक्स में पढ़ के, एग्जाम्पल पढ़ के, ये टेबल्स देख के मेरे दिमाग में बैठता नहीं था। हाँ, एक बार पढ़ा, 2 दिन याद रहेगा, 4 दिन याद रहेगा, उसके बाद 10 दिन और 15 दिन बाद मेरे से पूछता मीन डेविएशन, ओ पता नहीं क्या था, ऐसा होता है,
लेकिन विजुअली जब तुम उसको देख लो उसका क्या मतलब निकल रहा है उसके बाद वो तुम्हारे दिमाग से नहीं मिलता, अगर तुम क्लियर हो गए उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। मीन डेविएशन के बाद में अब सोचा कि एक पॉइंट तक मैं पहुंच गई जिसमें सारे डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें से फिर मैं सब सेंटर से उसका माइनस करके देख रही हूँ। लेकिन अभी भी मैंने देखा कि भाई उसकी माइनसेस कुछ इशू है। इसके आगे का जो पॉइंट है वो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके एक वर्ड और है वेरिएंस, वेरिएंस एक वर्ड है, उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। दुनिया यहां पहुंच गई, ये कैलकुलेट करने लगी, उनको लगा कि भाई अभी भी मीन डेविएशन नहीं करती है, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करती है। मीन डेविएशन बस इसका एक मिडल पार्ट हो गया है स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचने का, वरना जब तक ये स्टैंडर्ड डेविएशन तक नहीं पहुंचे थे, यहाँ आगे तक और बढ़िया तरीका नहीं निकाला था निकालने का, तब तक मीन डेविएशन से ही सारी कैलकुलेशंस वगैरह हो रही थी। मीन डेविएशन उन्होंने देखा कि भाई माइनसेस करने पड़ते हैं, मतलब ये अब ये क्यों नहीं यूज हो रहा और ये क्यों यूज हो गया, इसके कोई बेटर आंसर्स नहीं है। नेट पे भी कई जगह ये लिखा हुआ है कि ये मैथमेटिकली माइनसेस प्लसेस को गायब करने का मैथमेटिकली बेटर तरीका स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है, मतलब ये कुछ उससे बेटर है, कुछ बेटर मैथ है, बस इतनी सी बात है, ये बेटर मैथ है इसके अंदर ये मानी जाती है। अब ये है कैसे, करना वही है आधे रास्ते। हाँ उसमें पूछ। स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है इस 13 में से 15 माइनस करना, 13 को बोलते हैं x, ये होगा मीन, तो x माइनस m, इसे बोला गया है d, बस। ठीक है, जब सारों का हो जाएगा, ये रहा सारी चीजों का, एक एक चीज का माइनस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, कुछ भी ए लिख दे, बी लिख दे, सी डी लिख दे, कुछ भी मर्जी लिख दे, सिंपल बना दिया बस, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। बोलने के लिए हम बोलते हैं कि डिस्टेंस, क्योंकि सर ने इसको डी लिखा है बुक में, किसी और बुक में लिखोगे तो वहां पे कुछ और लिखा हुआ होगा। मतलब ये है कि मीन से डेविएशन है, तो इसको कई लोग डेविएशन बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं इसका, क्योंकि मीन डेविएशन एग्जैक्टली आगे कैलकुलेट होगा, डिवाइड करेंगे एन से, तब तक जब तक एन से डिवाइड नहीं हो रहा तब तक उसको मीन डेविएशन नहीं बोला जा रहा है। एम डी कैपिटल सर ने उसको लिख दिया। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो यूनिवर्सल है, जैसे बोला मैंने ये सिग्मा, जहां पे भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब सम ही होगा। एक्स मोस्टली जगह एक्स यही होगा कि जो तुम्हारे सीधी वैल्यूज हैं उसको एक्स बोला जाएगा। जो ये मीन है, कई जगह इसने एम को मतलब एक तरीके से कैपिटल में लिखा है करके, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, आधे से ज्यादा बस ये 2 या 3 या 4 वर्ड्स हैं जो फिक्स हैं, ऑलमोस्ट सब किताब में अलग अलग मिलेंगे। तुम्हें उसका मेथड देखना है कि अच्छा इसने किसको, इसका क्या डिफाइन कर दिया, इसको डिफाइन किया है एक्स माइनस एम को डी डिफाइन किया, डिफाइन करना मतलब उसको बोलते हैं, क्या बोल रहा है, इसको डी बोल रहा है, कुछ मर्जी बोल रहे अपने एम। हाँ बस यही है कि उसको सर ने इसको कि भाई डिस्टेंस समझना आसान है, डेविएशन समझना आसान है, इसने डी लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अगर मैं सारी कुछ मैथ्स है इसमें, कुछ मैथमेटिकल वीकनेस है जिसको कवर करने के लिए इसके आगे बढ़ गए लोग। इसने क्या किया, वो कहते कि अगर मैं इन सारी वैल्यूज को स्क्वायर कर दूं, ये डिस्टेंस निकाला तो है ही, बस इसको स्क्वायर करना है, ये सारी चीजों को मैं स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद जो भी स्क्वायर आया था उसको जोड़ दिया, सेम ही चीज करनी है, बस जैसे ये सारी वैल्यूज हैं इसको मैं स्क्वायर कर दूं, डी का स्क्वायर कर दिया, मतलब समझ लीजिए सबमिशन वाले डी का स्क्वायर कर दिया। सबमिट करने की से पहले भी अगर तुम माइनसेस को भी इसको भी स्क्वायर कर रहे हो तो भी चल रहा है वहां पे, मतलब आगे उसको एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एब्सोल्यूट से पहले की बात है। तो कहते कि एक तो स्टेप बच गया, एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये फायदा होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं इसी चीज को स्क्वायर कर दूं, ये वाली जो आई है इसको मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये एक तो सारे जो माइनसेस जो होते हैं वो प्लसेस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि -2 का जो स्क्वायर होता है वो +4 ही होता है, -4 नहीं होता। और फिर इसका टोटल हो जाएगा, तो ज्यादा क्या टोटल हो जाएगा स्क्वायर करने पर, जैसे 38 है, मतलब एक एक चीज को स्क्वायर करना पड़ेगा, एक एक आगे का देखा, एक एक चीज को स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 6, 36, ऐसे करके एक एक चीज का स्क्वायर करो और यहाँ टोटल कर दो उसका। लेकिन उस टोटल को डिवाइड तो करना ही है 11 से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो स्क्वायर वैल्यू को भी इसी से डिवाइड कर दिया। बट जो स्क्वायर वैल्यू को डिवाइड करोगे n से, जब तुम उसका स्क्वायर को कि भाई उसकी स्क्वायर वैल्यू को x माइनस m की स्क्वायर वैल्यू को उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लोगे, इसको बोलेंगे वेरिएंस। ये भी उसके बाद यूज होने लग गया था। मीन डेविएशन यूज होता था कुछ टाइम तक सीधा,
एक्स माइनस एम डिवाइड बाई एन, टोटल इसका सिग्मा जो आ रहा है जो भी था, ठीक है, एन मीन डेविएशन। फिर सोचा कि इसको स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर आ गया सेम ही चीज का, सेम चीज। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसके आगे का ये बंदा है कि भाई स्क्वायर करने से तो ऑलमोस्ट एरिया डबल हो जाता है, मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस तो मान लिया मेरा 38 आ रहा है, लेकिन स्क्वायर हर किसी को डबल करने के बाद ये पता नहीं ऑलमोस्ट इसका स्क्वायर मान लिया कि ये आ गया सम 245 या समथिंग, किससे पता नहीं क्या होगा, मतलब ऑलमोस्ट बहुत स्क्वायर करने के बाद हर चीज डबल हो गई। तो उन्होंने कहा ये तो एरिया गड़बड़, फिर इसमें कमी दिख गई इनको कि यार ये तो एक्चुअल डेटा से 2 गुना स्क्वायर किया हुआ डेटा मिलता है हमें, जैसे 5 5 25 इतने का फर्क है, कहाँ वैल्यू असली थी 5 और स्क्वायर करने के बाद होगी 25, तो ये तो 5 गुना होगी ना वैल्यू एक तरीके से। तो कहाँ ये 2 था तो 2 का तो चलो 4 ही होता है, लेकिन 4 था तो 4 का 16 ही हो गया स्क्वायर करने से, तो ये तो 4 गुना वैल्यू होगी। तो जो हमारा जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें देखा उन्होंने कि भाई मैथ्स तो एक साइड तो इजी होगी, लेकिन वैल्यूज में कुछ गणित में ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस हो रही हैं, फिर भी शायद इसको डिवाइड करके वो यूज कर लें, पर है कोई दिक्कत। तो फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पे आगे कि स्क्वायर तो हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम 5 से 25 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर मैं 25 का फिर से अंडर रूट कर दूं तो 25 का अंडर रूट क्या होता है, हाँ 5 ही होता है पक्का, नहीं अच्छा एक सेकंड रुको मैं देख लूं इसका, हाँ 5 ही आएगा, ठीक है। इसका 4 का अंडर रूट 2 ही आएगा, 16 का अंडर रूट 4 ही आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने दोबारा ओरिजिनल वैल्यू पे आ गई, पहले तो कान को इधर से खींचा, अब घुमा के वहीं से खींच रहे हैं, बस घुमा के लंबा रास्ता कर दिया इन्होंने। लेकिन इसमें जब अगर ये फ्रैक्शंस में होता है ना 5.1 5.3 5.7 जो फ्रैक्शंस में आता है, तब इस स्क्वायर का वापस अंडर रूट करेंगे ना तो ये एग्जैक्टली वही नहीं आता ऐसे करके, क्योंकि तुमने 5.1 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद तुम माइनस में वापस अंडर रूट जो करते हो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है एक तरीके से, एग्जैक्टली नहीं आता उसके अंदर। पर ऑलमोस्ट ये हो गया कि तुम ऑलमोस्ट दोबारा ओरिजिनल वैल्यू के पास तो पहुंच ही गए। पॉइंट्स में फर्क आ गया, कोई 1-2 पॉइंट्स में और फर्क आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वापस इस अंडर रूट करने से मैं कहीं तो वापस आ गई, और इस वापस से अंडर रूट करने को इसी वेरिएंस जो वर्ड है, अरे यहाँ क्यों लिख दिया इसको मैंने, बस ये इसका जो स्क्वायर किया था उसको कहते हैं वेरिएंस, और इसको कहते हैं जब दोबारा से इसको अंडर रूट कर दो इसी सेम ही चीज को, x माइनस एम का जो सिग्मा था जिसको मैंने स्क्वायर किया था उसका दोबारा से इसका मैंने अंडर रूट कर दिया, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब हर एक वैल्यू का जो मैंने स्क्वायर किया था यहाँ पे, और फिर सारे स्क्वायर किए हुए वैल्यू को सिग्मा कर दिया, जोड़ दिया था इस सारी चीज को, जो भी आया था डिवाइड बाय मैं एन कर रही थी, और एवरेज आ गया था मेरा, स्क्वायर किया हुआ एवरेज आ गया था। उस स्क्वायर किए एवरेज को फिर से मैं अंडर रूट कर दूं तो मैं एस टी तक पहुंच गई, इसे कहते हैं एस टी, ठीक है। आगे दिया हुआ ये आगे ये बेटर वर्जन है उसका। अब आया ये एस टी स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मैंने वर्ड बोला है इसी का इन्होंने उसी बात को डेफिनेशन बना डाली। सीधी डेफिनेशन पढ़ते तो कभी समझ नहीं आती, लेकिन इस तरह के समझ में आ जाती है। कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस मतलब एवरेज और मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, दैट इज मीन स्क्वायर डेविएशन। हमें सीधा बोलते थे, कुछ कोई अक्षर समझ ना आता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो जो बात बोली उसको इसने वर्ड्स में डाल दिया। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर मीन डेविएशन एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड इज यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड कॉमनली इन स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड ये सिग्मा अल्फाबेट और बाय एस टी, और या स्मॉल कैपिटल एस डी लिखा होता है या स्मॉल एस डी लिखता होता है या साइन ही लगाते हैं इसका ऐसे करके। ये जो वर्ड अच्छे से साइन बनाया नहीं हुआ तुम देखोगे तो सिग्मा की तरह रखा होता है, ये ऐसे करके लिखते हैं इसको, ये वर्ड होता है। तो देयरफॉर दिस इज एस डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस क्या चीज है? मीन स्क्वायर डेविएशन। स्क्वायर जो मीन डेविएशन था उसका स्क्वायर करना, सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस,
और इसको जो डिवाइड करते हैं, जो मैंने इसके नीचे लिखा था, यहाँ पे ऊपर बताया था तुम्हें कि भाई उसके नीचे का जो n है, तुम्हें मैंने बताया कि मीन डेविएशन को x से जब मैंने माइनस किया और इसका इस वैल्यू को मैंने सिग्मा कर दिया, सारी वैल्यूज को मैंने जोड़ दिया, तो इसको मैंने n से डिवाइड कर रही हूँ ऑन एन एवरेज निकालने के लिए। ये हम कर रहे थे मीन डेविएशन में। वेरिएंस में भी हम यही कर रहे हैं, सेम ही चीज का, बस इसका स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे, सेम चीज इसका स्क्वायर किया हुआ है। और एसडी के अंदर भी सेम ही चीज कर रहे हैं कि भाई ये सेम ही चीज जिसका मैंने स्क्वायर किया है उसका मैं अंडर रूट कर रही हूँ, सेम चीज का। इसमें बस इतना होता है कि भाई इसके अंदर जो मैंने डिवाइड बाय एन चल रहा है, यहाँ पे भी सेम ही चीज, यहाँ पे भी एन ही चलेगा, लेकिन अगर सैंपल साइज बिलो 30 है, 30 से कम है, तो यहाँ पे n-1 लिखा जाता है। कुछ मैथमेटिकल पंगा है उसके अंदर, तो बस उसमें n-1 लिखा जाता है। और जो ये n-1 है इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर n भी लिखा जा रहा है मोस्टली जगह, तो भी वो कई जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम ही वर्ड यूज कर रहे हैं, डीएफ उसको बोल रहे हैं। डीएफ बोलते नहीं है वैसे, इसको इस चीज को, इस नीचे वाली चीज को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हैं, जहाँ पे n-1 लिखा जा रहा है अगर बिलो 30 है तो सैंपल साइज। अगर बिलो 30 से बड़ा है तो फिर उसको n ही लिख रहे हैं, ऐसे करके सीधा सा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ तुम देखोगे आगे वाले जो 2-3 मेथड्स हैं उसमें तुम देखोगे। अब इसको जो एक तरीका मैंने तुम्हें बताया, ये एक तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, कि सेम ही मीन डेविएशन वाले फॉर्मूले को मैं स्क्वायर और अंडर रूट की तरफ चला रही हूँ। और भी तरीके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पता करने के, तो जैसे कि सर ने 2-3 तरीके बताए हैं, उसमें से एक तरीका जैसे ये है कि भाई क्या क्या चीज सेम ही चीज, जैसे कि ये अब इससे इसको यहाँ पढ़ने से अच्छा इसके एग्जाम्पल से समझो। इसका एग्जाम्पल है ऐसे करके कि भाई ये तरीका तो मैंने बनाया कि एक वैल्यू है ये वाली, इसका मैंने एस डी निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, उसका मीन पता हो। मीन से फिर मैं मीन डेविएशन निकालूंगी, फिर मीन डेविएशन को मैं इसका स्क्वायर करूंगी और स्क्वायर के बाद मैं उसका अंडर रूट करूंगी। यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना उसको निकालने का। और जो पीछे एन, इन सब का मीन निकालने के लिए भी एन से डिवाइड हो रहा होगा, मीन डेविएशन निकालने के लिए भी इससे हो रहा होगा, स्क्वायर करके एन से हो रहा होगा, ये भी सब एन से तो हो ही रहा होगा इसके अंदर। तो ये चीजें चल रही होगी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए, मुझे ये सारे रास्ते बनाने पड़ेंगे ऐसे करके। इसको मैं वेरिएंस बोल रही होंगी। ठीक है, तो हर एक स्टेप का नाम भी निकल गया इसके अंदर। तो अब क्या किया कि ये सीधा लिख दिया कि भाई ये वैल्यूज, ये एक्स माइनस एक्स बार जो हमारा क्या निकला था, ये वाला मीन डेविएशन, बस इसका मैंने टोटल नहीं किया यहाँ पे, इसमें कर रखा है इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर तो करना ही है, जो भी निकालो इसका स्क्वायर कर दिया, ये वेरिएंस यहाँ पे निकालो, स्क्वायर कर दिया। अब इस स्क्वायर का टोटल आ गया, इस स्क्वायर का टोटल करने के बाद में इसका अंडर रूट निकालना है, ये आ गया 60, इसका अंडर रूट कर दिया, ये स्टेप आ गया, डिवाइडेड बाय एन तो चल ही रहा, ये आ गया इसकी। तो सेम ही चीज, सेम ही उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसको मैं वेरिएंस नहीं बोलूंगी यहाँ पे, नहीं तो वेरिएंस ही लिख दिया जाता, क्योंकि इसको डिवाइड बाय एन नहीं किया हुआ, वेरिएंस के अंदर डिवाइड बाय एन हो रहा है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ जो 60 आया है, वरना मैं इसको सीधा स्क्वायर उसको बोल दूं तो ये वेरिएंस ही बोल दूं। इसको अगर एन से डिवाइड करोगे सीधा तो बोलोगे, लेकिन इसका अंडर रूट लगाओगे तो ये बोला स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर ये अंडर रूट हटा दो 60 अगर सीधा कर दो तो इसको बोलेंगे वेरिएंस। आगे 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 है वैसे, वेरिएंस ज्यादा पूछते नहीं है, पर एक क्लियर करने के लिए बात होता है कि वर्ड कई बार तुम्हारे पेपर में वेरिएंस क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट नोट में भी, तो उसका डेफिनेशन भी लिख देता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको अगर तुम दूसरी मैथ पे घुमाओ एक तरीके से, मतलब उसको समझने के लिए डेफिनेशन में भी अगर तुम्हारे आ जाए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड, जैसे कि वहां लिखा हुआ, ऊपर वाले में भी लिखा हुआ है कि एस डी इजकल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर वेरिएंस आ जाए तो क्या लिखेंगे, इसको लिखो वेरिएंस, और जब ये इस साइड जाता है तो ये जब स्क्वायर रूट इधर जाता है ये स्क्वायर बनता है ऐसे करके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसे वेरिएंस कहते हैं, क्योंकि इसको दोनों साइड से अगर कोई तुमको मैथ्स लगानी हो ना, तो एस डी इजकल टू वेरिएंस, जो ये वर्ड है वेरिएंस, अगर ये दोनों को इसका निकालना है तो इसको भी स्क्वायर करो और इसको भी स्क्वायर करो, तो ये जो अंडर रूट है और ये स्क्वायर कट जाता है, तो वर्ड बचता है वेरिएंस। मैथ्स बता रही हूँ, ये मैथ्स है, टोटल मैथ्स, स्क्वायर ऐसे एस डी इजकल टू स्क्वायर।
तो वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। अभी कहोगे यार स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन 60/80 का जो मैंने निकाला था, इसका जब स्क्वायर करो 2.7 का, दोबारा से स्क्वायर करो तो ये आएगा इसका आंसर जो पहले निकल रहा है बस इसका, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ये मैथ्स है, बस मैथ्स का खेल है, इधर उधर कर दिया। लेकिन क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन सीधी सीधी नहीं मिलेगी तो इस तरीके से तुम्हें समझा दूंगी तो तुम डेफिनेशन लिखने लायक बन जाओगे एक तरीके से कि हाँ इसको ये बोलते हैं। मैथमेटिकली करके दिखा दो बस, ताकि तुम उसको वर्ड्स में डाल सको। ठीक है, तो ये हमने ये सीखा। अब हमने सीखा कि भाई हम क्या कर रहे थे, ये एक मेथड, ये तो इजी मेथड जो मैं करी हुई थी। दूसरा मेथड उन्होंने बताया कि भाई अगर मैं सीधा ही, हाँ उसमें पूछ मीन डेविएशन का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल मीन डेविएशन का नहीं ये मीन डेविएशन करके देखो, मैथमेटिकली करके देखो फिर आएगा। इसके लॉजिक में मत जाना, मैथमेटिकल करके देखना, मैथमेटिकली जो आंसर आएंगे ना उसको करके देखना इसका। ठीक है, मीन डेविएशन को उसको स्क्वायर करो, उसकी डिवाइडेड बाय n चल रहा है 60 है, 60 का अब यहाँ पे कहीं वेरिएंस आया हो ना तो पता चलेगा यार यहाँ पे ना, एक सेकंड, यहाँ किसी जगह वेरिएंस सर ने निकाल के रखा है तो उसको एग्जैक्ट समझ आएगा। आगे इधर का होगा शायद, एस डी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो ये रहा, लेकिन वेरिएंस कहाँ है? एग्जाम्पल होगा तो उसमें देखो मैथ से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा समझ में दोबारा से, कोई बात नहीं, उसको एग्जाम्पल से बता दूंगी। इसमें कोई कहीं एग्जाम्पल मैथमेटिकली लिखा होता है ना तो उसको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट यही निकलता होता है उसके अंदर, मैथ्स का ही घपला उसके अंदर, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही दूसरा वर्ड होगा, एक आधी जगह डला होगा उसके अंदर। अब क्या रखा, एक दूसरा तरीका, हाँ ये वाला कि इसको करो कि ये जो सीधी ये वैल्यूज थी x है, इस x में से एक मैं मीन को माइनस कर रही हूँ, मीन से उसका डेविएशन निकाल रही हूँ, और डेविएशन निकालने में उसका स्क्वायर कर रही हूँ, स्क्वायर के बाद में उसका अंडर रूट कर रही हूँ। इतनी जगह अगर मैं इसको सीधे को स्क्वायर कर दूं, जो वैल्यूज हैं ये जो है इसको मैं सारों को स्क्वायर कर दूं तो ये आ गया इतनी बड़ी वैल्यू। और उसके लिए एक फॉर्मूला और है कि भाई ये जो टोटल आया 3600 ये, और जो इसका टोटल किया गया 180 ये, और इसके ऊपर स्क्वायर करके 9 से डिवाइड कर दिया करके, ये सारा फॉर्मूला लगाने के बाद भी मैं करूं तो भी ये आंसर आता है। पर ये इसका स्क्वायर करो तो सही, बहुत बड़े बड़े स्क्वायर पड़ते हैं, उस स्क्वायर के बाद फिर तुमको 180 का भी स्क्वायर करना है, तो मैथमेटिकली बहुत बड़ा नंबर हो गए, 3660 और ये 32400 समथिंग, इतनी कैलकुलेशन करनी मुश्किल है। वरना ओरिजिनल में तुम ये भी तरीका बना सकते हो, एक तरीका ये भी है। और फिर एक जो तीसरा तरीका है कि जहां हमने यहाँ मीन एक्चुअल में कैलकुलेट किया था, एक हम एज्यूम मीन करने वाला नाम भी सीखा था कि बस मान लो कि कोई नंबर, उसमें से सब चीजों को माइनस कर दो, छोटा कर दिया। अब उसका सेम तरीका निकाल के उसका आंसर निकालोगे तो तुम देखोगे इसका आंसर भी 2.738 है, 2.738 है, इसका है 2.761। जो इतना सा फर्क भी है वो भी इसलिए है क्योंकि हमने एज्यूम मीन माना 18, जिसमें सारी चीजों को 18 से माइनस किया गया है, और जो एक्चुअल मीन था वो था 20। क्योंकि 18 और 20 में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए इसके आंसर में थोड़ा सा फर्क है, वरना ऑलमोस्ट सेम आता है। अगर तुम ये इसको एज्यूम ही 20 गलती से मतलब 20 मान लेते तो आंसर ही सेम हो रहा होता। हल्का सा अलग माना है, उसमें हल्के से पॉइंट्स फर्क है, बस ये इसके अंदर चेंज है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां तक ही बताती हूँ इतना। द डिफरेंस इन एसडी एंड शॉर्टकट मेथड, ये बस वही बात लिखी हुई है सर ने। एप्लीकेशन ये और एक लाइन में और बता देती हूँ। फाइंड द एसडी ऑफ ड्यूरेशन, हाँ एप्लीकेशन क्या है होम्योपैथी में, क्योंकि यहां तक तुम कर चुके हो, उसके बाद में कहते हैं कि भाई एप्लीकेशन होम्योपैथी ये थोड़ा थ्योरी में पढ़ने वाला है। फाइंड द एसडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दीज। रस्टॉक्स के 11 पेशेंट्स हैं, उसमें से सबका दे रखा है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसका दे रखा है। अब तुम उसका निकालना चाहते हो एसडी, तो सेम उसका पहले मीन निकाला गया, मीन निकालने के बाद में दोनों मेथड्स लगाए गए, कौन सा लगाना है, और एक यूज करके उसका निकाला गया एसडी 1.1। कैलकुलेशन ऑफ एसडी ये आ गया डिस्क्रीट डेटा के लिए, इसके लिए
मतलब ये तो सीधा ही है ना अनग्रुप डेटा के लिए। अब ये वैसे ये भी सारा ये क्या था, सीधा ये ग्रुप डेटा का था, लेकिन फॉर्मूले लगे होते, उसकी फ्रीक्वेंसीज नहीं देखी यहाँ पे सामने, इसकी फ्रीक्वेंसीज थोड़ा ना सारी की सारी बिना फ्रीक्वेंसीज के, ये ध्यान रखना। ये सारा ये भी बिना फ्रीक्वेंसीज के है, ये भी बिना फ्रीक्वेंसी के है, फ्रीक्वेंसी नहीं है इनके साथ में, ये सीधा ही वो उसी डेटा को बस स्क्वायर कर रहे हैं, आगे टेबल बन रहा है, इसके ये सेम ही तरीके का डेटा चल रहा है, ये वाला अनग्रुप वाला। ये ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी के साथ होगा तभी होगा, ये आ गया फ्रीक्वेंसी के साथ में, ये होगी ग्रुपिंग। अब तुम इसके आगे का कैसे कैलकुलेशन करना है वो उसकी अलग तरीका हो गया, ठीक है। ये यहाँ वाला बस तुमने इसको लेटा के नहीं रखा हुआ था, अब इसको खड़ा कर दिया, बस सीधी बात तो वही है, उसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, ये टेबल बना हुआ है इसका, ठीक है। अब कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डेटा डिस्क्रीट सीरीज का कैसे, फ्रीक्वेंसी क्योंकि साथ में है तो उसको तो फ्रीक्वेंसी से इंटू करना पड़ेगा एक तरीके से उसके अंदर, तो फ्रीक्वेंसी से इंटू करोगे तो पता चलेगा कि असली वैल्यू इतनी है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि भाई मेरे पास अगर 2 मैंने निकाला था, 15 मेरा सेंटर था, तो एक साइड तो जैसे कि मेरा 13 है और ये 12 है, तो 12 की 2 वैल्यूज है, या अगर मेरे पास 13 की 2 वैल्यूज है तो मैंने 2 - 2, और यहाँ अगर मेरे ये है तो ये 3, तो मैंने 2 बार 3 लिखा हुआ था उसमें, -3 क्योंकि 2 बार 12 है। तो ऐसे करके इसका एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि मैं एक बार -3 निकाल लूं और उसको इंटू कर दूं 2, तो 2 उसकी फ्रीक्वेंसी है। और कोई चीज यहाँ पे मान लिया कि यहाँ 9 था और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 में से 9 तक का मैं वैल्यू निकाला, मान लिया कि 6 आता था -6, और अगर मेरी 9 मेरा 5 बार लिखा हुआ है बाई चांस, तो ये -6 के अंदर डिस्टेंस को मैं इंटू कर दूं, मतलब ये अगर 6 फ्रीक्वेंसी से, मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से इंटू करना है एक तरीके से, जो डिस्टेंस इसमें निकाले जाते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू के वाई के, तो 9 × 6 सीधा भी कर लो या उसके बाद इससे इंटू कर लो, मतलब मैक्स की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ इसने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल वैल्यू का मैंने डिस्टेंस निकाला मीन से, ये रहा ओरिजिनल वैल्यू का डिस्टेंस निकाला मीन से, 12 आ रहा था, ठीक है। फिर जो ये 12 वैल्यूज थी उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली चीज कि ये इतनी बार लिखना, -6 लिखना, इससे अच्छा तो फ्रीक्वेंसी से इंटू कर लो। -12 एक वैल्यू 114 माना था, एज्यूम मीन 114 है, ओरिजिनल मीन है भले एज्यूम मीन है, वो इससे कितना डेविएटेड था, उससे डेविएटेड था -12, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो -12 3 लोगों का कैलकुलेट हो रहा है बस, ठीक है। तो ये इन्होंने एक तो ये डिस्टेंस एक बंदे का कैलकुलेट कर लिया, एक बंदे का कैलकुलेट, सारे बंदों का कैलकुलेट करके सारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया फ्रीक्वेंसी से इंटू करने के बाद में। अब वो कह रहे हैं किसका स्क्वायर करना है, कर दो स्क्वायर। किसका स्क्वायर करना है, ये जो -6 का स्क्वायर करना था, तो -6 का स्क्वायर किया गया, ये रहा जिसे माइनस ये 12 था, इसका स्क्वायर किया गया, इसे कहते हैं d का स्क्वायर हुआ, d का स्क्वायर हो गया। लेकिन इस एक जने का स्क्वायर हुआ ना, ऐसी 6 लोगों का स्क्वायर करना है इसका, तो इंटू इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का इंटू किया गया, ये रहा फ्रीक्वेंसी 3, तो इसका स्क्वायर करने के बाद आया था 144, 144 को f से इंटू किया गया तो आई स्क्वायर, अब इसका टोटल कर दिया गया, ठीक है। ये बस मैथ्स है, थोड़ी सी ध्यान से और देखोगे बैठ के कि भी क्या क्या किया, जो मैंने किया था सेम ही उसी चीज को, बस थोड़ा सा क्योंकि डेटा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ऐसा होगा, बात वही है, उसमें कुछ फंडामेंट्स में कोई चेंज नहीं आया उसके अंदर। अब क्या किया, टोटल आया, इसके फॉर्मूले में डाल दिया। अब ये देखो n-1, यहाँ पे n-1 लिखा हुआ है, 99, इसका आ गया ये, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट मेथड होगा, उसको बोला जाता है शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड बोला था एक और इसके अंदर। इसका फॉर्मूला अलग है, बस इसमें क्या किया है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां तुम देख रहे हो कि भाई 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 102 से लेकर 106 तक कितना हुआ, 4 पॉइंट का गैप, 106 से 110 का 4 पॉइंट का गैप, 110 से 114 4 पॉइंट का गैप, 114 से 118 4 पॉइंट, 4 पॉइंट का गैप है। तो ये इस तरीके का जो डेटा होता है जिसमें ये ग्रुप तो है ही एक तरीके से, लेकिन इस ग्रुप के साथ में इसका अगर एग्जैक्ट चल रहा है, मतलब
दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब मात्रा सही चल रही है, इनके बीच का इंटरवल बोले इसको, इनके बीच का इंटरवल अगर सही चल रहा है, बराबर सा चल रहा है, तो उसका एक तरीका और है, वो है ये फॉर्मूला लगाना, जिसमें सेम ही चीज़, फ्रीक्वेंसी करी गई, बस उसको इंटरवल से डिवाइड कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई इंटरवल से डिवाइड कर दो, कुछ और इजी मेथड है उसको करने का, सेम ही चीज़ का करने का, कि कुछ उसमें इंटरवल, अब इंटरवल क्या है इसमें 4, एज्यूम्ड है, ये सब कुछ वही किया है, बस क्लास इंटरवल इसमें नई चीज़ ऐड होगी कैलकुलेशन में, इस फॉर्मूले में हमको वैसा कुछ चाहिए, आंसर वही आने वाला है। अगर कुछ ऐसा सा डेटा है तो ये उसका और तरीका, अगर डेटा नहीं है, सिंपल है, सीधा ही डेटा है, फिर तुम पहले वाले मेथड से करो। ये स्टेप डेविएशन मेथड बोला है कि अगर वैसा सा कुछ निकल रहा है तो क्लास इंटरवल इस तरीके से, जो हम क्लास इंटरवल आज तक हमने ये पढ़ी थी, ये है क्लास इंटरवल, ये अलग तरीके की क्लास इंटरवल है, एक ही जगह मैंने देखी है कि अगर ऐसा है तो इसका भी कोई अलग मेथड बना हुआ है, और कितना यूज होगा पता नहीं, पर बना हुआ है ऐसा करके। अब आ गया कंटिन्यूस, लास्ट ईयर, फिर हम करेंगे कल यहाँ से यूजेस। कंटिन्यूस का क्या करना है, सेम ही चीज कि अब इसका मिडल फिर निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी तो है, मिडल फिर निकालो, कंटिन्यूस का मेरे साथ यही पंगा रहता है। अब क्लास इंटरवल के साथ डिवाइड करने का, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में क्लास इंटरवल से इसका डिवाइड करना है। अब क्लास इंटरवल इसकी थी है 10, ये 45 है, क्लास इंटरवल इसकी 10 है, ये लिखा हुआ क्लास इंटरवल 10 से डिवाइड कर करके माइनस भी करो, क्लास इंटरवल से डिवाइड भी करो और लिखते जाओ, बस। उसके बाद फिर से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर डी जो निकला हुआ उसका स्क्वायर करना है, और उसको फिर से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, सेम ही चीज, और उसके बाद फिर सीधे फॉर्मूले में पुट करना है, डन। अलग अलग तरीके हैं, सेम चीज। इसका क्या यूज है अपने अपने करेंगे, क्या यूज केस है इसके अंदर, और एक यहाँ से एक नया टॉपिक है, बस यूज केस इस पे बताऊंगी तुमको, मेरे तुम पढ़ लो, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे एक सैंपल साइज कैलकुलेट करते होते हैं, जो हम तुमको पहले मैंने बताया था, यार सैंपल करना और सैंपल साइज एस्टिमेशन ऐसे करके, तो एक सैंपल साइज को कैलकुलेट करने का एक इजी मेथड ये भी है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन से ये फॉर्मूला लगा के एक सैंपल साइज कैलकुलेट हो जाता है इस तरीके से। कि मैं अच्छे से बताऊंगी तो पता चलेगा कि 256 आ गया, अब तुमको 256 पेशेंट देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, और अगर कोई कुछ और आया है एसडी, अगर तुम्हें पता है किस चीज का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके अकॉर्डिंग तो तुमको पता लगा 64 पेशेंट देखने हैं तुमको। इससे होगा क्या कि एग्जैक्ट अगर तरीके का तुमको सैंपल साइज मिल जाता है तो तुम्हारे उसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं, जरूरत से कम पेशेंट तो नहीं रहेंगे, ऐसे करके। और भी इसको ढंग से बताऊंगा इसको करने का, तो ये यहाँ यूज होता है इसका एक तो तरीका। बाकी तो भाई आगे की कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन चलते ही चाहिए, एक यूज केस में ये भी है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। बताओ, घंटे भर का तो हो गया, 5-10 मिनट तुमसे बातें करने में लग गए मेरे। क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो कल मिलता है। कल 7 बजे मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि अपने ऑलमोस्ट कुछ नया नहीं कर रहे हैं, 2 ही चीज 3 चीज दोबारा डिवाइड कर रहे हैं, और थोड़ा सा कुछ नया भी करेंगे इसके आगे एक स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये सारी कहानी इसके लिए गढ़ी जा रही है जो हम आगे करने वाले हैं। वेरिएंस भी कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ तक करेंगे बस, ज्यादा खास नहीं करेंगे इसके अंदर। इतनी सी बड़ी बात, ये 2 चीजें समझ में आ रही है तुमको इसके अंदर। ओके जी।